Hello everyone and welcome you all here in my channel. I am Ankita Singh. Student, as you all know that we have started the third chapter of history, Nazism and the rise of Hitler, and we have discussed some of the topic of this chapter. We have already discussed about the Weimar Republic and German Empire. We have already discussed about the World War First and how it is divided into different groups, how the countries are divided into different groups, the two groups which divide the whole countries, like the central power and the allied forces. So this we have discussed already. So in that we have also discussed about the year of depression, and we also discuss about the effect of the war and the great dispersion or the breakdown of the Wall Street in US. We have discussed in the previous video or the lecture. सो डियर स्टूडेंट, आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये जो ईयर्स ऑफ डिप्रेशन था उसमें 1924 से 1929 के बीच का ये जो टाइम पीरियड था उसी को जो ईयर्स ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। मेनली ये 1929 का ईयर माना जाता था। इस समय जो यूएस की जो जो सबसे बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज थी, जो कि यूएसए में लोकेटेड थी, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जिसे कहते थे, वो ब्रेकआउट हो गई थी, जिसके वजह से एक मंदी का माहौल छा गया था पूरे के पूरे वर्ल्ड में। और जर्मनी में तो ऑलरेडी पहले से ही मंदी थी, जिसकी हेल्प यूएसए कर रहा था उसको कुछ लोन्स ग्रांट करके। लेकिन इस मंदी के दौरान यूएस को भी एक बहुत बड़ी मार पड़ी, जिसकी वजह से वो जर्मनी की इतनी हेल्प नहीं कर पाया था। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। अब हम बात करेंगे कि हिटलर की राइज़ कैसे हुई। हिटलर्स राइज टू पावर कैसे हुआ ये हम देखेंगे। हिटलर जो था वो उसका जो जन्म हुआ था वो 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। एक बहुत ही नॉर्मल फैमिली, एक पुअर फैमिली में उसका जन्म हुआ था। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था, जब ब्रेकआउट हुआ था, तभी वो एनरोल्ड हुआ था आर्मी में। ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा ब्रेव था, उसने बहुत सारे मेडल्स वगैरह हासिल किए थे, बहुत ज़्यादा ब्रेव था वो। और उसके जस्ट बाद ही जो आपसे मैंने डिस्कस किया था वर्साइलेस की ट्रीटी के बारे में, जो कि पीस ट्रीटी थी, वो एक्चुअल में एक शांति प्रस्ताव नहीं था, एक पीस ट्रीटी नहीं थी, वो ह्यूमिलेटिंग थी। बट इन सब पे उस पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था हिटलर को, क्योंकि पूरी जर्मनी जो थी ये पीस ट्रीटी से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी, क्योंकि जर्मनी ये पीस ट्रीटी के नाम पे जर्मनी को ह्यूमिलेट कर रहे थे, जो पावर थी। ठीक है। जो एलाइज पावर थी वो सब इसको ह्यूमिलेट कर रहे थे। तो इसीलिए ये एक तरह से पीस ट्रीटी नहीं थी, ये एक ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी थी, और जिसने पूरी जर्मनी को एक बहुत ही ज़्यादा विरोधी बना दिया था इसका। तो यहाँ हम देखेंगे उसके जस्ट बाद 1919 में उसने एक स्मॉल ग्रुप को ज्वाइन किया, एक पॉलिटिकल ग्रुप को ज्वाइन किया, जिसका नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी। ओके। उसके जो कि ये पार्टी को कुछ समय के बाद एक रीनेम दिया गया, जिसको नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी के नाम से जाना गया, जिसको बाद में नाज़ी पार्टी के नाम से वेल नोन, जैसे कि चैप्टर का नाम है नाजिज्म। ठीक है, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो यहाँ जो पार्टी थी वही जर्मन वर्कर्स पार्टी जो थी उसको रीनेम किया गया था नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, और इसी को नाज़ी पार्टी के नाम से जाना गया था। ठीक है। तो ये था हिटलर का स्टार्टिंग, मतलब उसके यंग एज के बारे में।
और इन लोगों का एक एम था कि जर्मनी की जो मान सम्मान था, उसका जो रेपुटेशन की ये वॉर के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये वो पूरा डिस्ट्रैक्ट हो गया था, जो ख़त्म हो गया था बिल्कुल। उसका सम्मान वापस लौटाना, उसके जितने भी रिच लैंड रिसोर्सेस एरियाज़ थे और जितने भी उसके रिच सोर्सेस थे जो कि ऑक्युपाई कर दिए गए थे दूसरी कंट्रीज़ के द्वारा, फ्रांस के द्वारा, तो वो सब वापस लेना भी एक बहुत बड़ा एम था इस पार्टी का। ये हम देखेंगे इसमें आगे। अगर हम बात करें तो नाज़ी पार्टी का जो प्रोपेगेंडा था, मतलब कि उनका जो एम था, वो यही था कि अपनी जो जर्मनी की, अपनी कंट्री की मान सम्मान को वापस कर लेना। और इन्हें इनको एक बहुत ही अच्छे वोट मिले 1928 में। इस पार्टी को बहुत अच्छा खासा वोट मिला, 2.6% का। और जिससे वो जर्मन जर्मन पार्लियामेंट, जिसका नाम मैंने आपको बताया था, रिक स्टेट जो है, वो जर्मन पार्लियामेंट का नाम है, उसमें एक अच्छी पोजीशन इस पार्टी ने हासिल कर ली और इसको एक लार्जेस्ट पार्टी के नाम से जाना गया। तो पूरे जर्मनी में नाजिस्ट पार्टी का एक बहुत भी पॉपुलर हो गई वोट के द्वारा। और जो हिटलर था वो कैसे आया पावर में, क्योंकि हिटलर एक बहुत ही अच्छा वक्ता था, एक बहुत ही अच्छा स्पीकर था। तो उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ थी। जब वो बोलना स्टार्ट करता था तो लोगों को अपनी तरफ बिल्कुल इन्फ्लुएंस कर देता था। इतना अच्छा वक्ता था कि लोग उसके टूवर्ड्स डाइवर्ट हो जाते थे। तो इसीलिए उसने बहुत सारी प्रॉमिसेस किया जर्मनी के लोगों के लिए कि वो उनका सम्मान वापस लौटाएगा, और उसके जितने भी जर्मन एम्पायर के जितने भी रिच स्टेट्स थे, वो सारे स्टेट्स को वो उनको वापस लौटाएगा, और एक पूरे दुनिया में, एक पूरे विश्व में अपना एक अच्छा साम्राज्य स्थापवाएगा, लोगों को एक डिग्निटी के साथ जीने सिखाएगा। तो ये बहुत सारे प्रोमिसेस उसने अपने किए थे लोगों के सामने, जिसके वजह से लोग उसको बहुत मानने लग गए थे, उस पर ट्रस्ट करने लग गए थे। और धीरे धीरे यही ट्रस्ट जो था वो बढ़ता गया, और वो उसने अपनी स्पीकिंग पावर से सब लोगों को इन्फ्लुएंस किया अपनी तरफ, और पावर में आ गया। तो इसने एक बहुत ही अच्छी पूरी एक पार्टी का निर्माण कर दिया था, पॉलिटिकली स्ट्रांग हो गया था, लोगों का सपोर्ट भी इसको मिल रहा था, और पब्लिक मीटिंग भी, डेमोस्ट्रेशंस वगैरह ये देता था, लोगों की असेंबली इस्टेब्लिश करता था। तो इससे बहुत ज़्यादा लोग इससे इन्फ्लुएंस हो गए थे, लोगों को लग रहा था कि ये हमारे लिए कुछ अच्छा करेगा और उसको पावर में ज़रूर लाना चाहिए। नाज़ी पार्टी का एक बैनर बना था जो रेड कलर का बैनर था, जिसमें स्वास्तिक, जैसे हिंदी रिचुअल के हिसाब से जो स्वास्तिक का निशान आप जानते हैं, साइन, तो वो साइन देखने को मिलता था उस बैनर में। तो इसीलिए हिटलर ने पहले एक अच्छी पोजीशन बनाई, एक अच्छी पब्लिक इमेज बनाई अपनी, और धीरे धीरे उसको लोगों ने ही शासन करने दिया, उसको लोगों ने ही पॉलिटिक्स में और आगे बढ़ाया, और उसने पूरी पॉलिटिक्स को संभाला जर्मन की। तो इस तरह से हमने देखा कि हिटलर कैसे पावर में आया। हिटलर की पावर में जस्ट आने के बाद उसने सबसे पहले 30 जनवरी 1933 में प्रेसिडेंट जो थे हिंडनबर्ग ने उसको चांसलरशिप की पोजीशन ऑफ़र की थी। चांसलरशिप एक हाईएस्ट पोजीशन होती है कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स की, तो वो हिटलर को ऑफ़र की प्रेसिडेंट ने, और वो चांसलरशिप एक बहुत हाईएस्ट पोजीशन थी पॉलिटिकली स्ट्रांग होने के लिए। तो जैसे ही वो उसको मिली, हिटलर ने सबसे पहले क्या जो काम किया था, वो क्या किया था, डिस्ट्रक्शन ऑफ द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। ठीक है, डेमोक्रेसी जो थी वो वहाँ से बिल्कुल उसने ख़त्म कर दिया। धीरे धीरे वो बिल्कुल ही
धीरे धीरे उसने डिक्टेटरशिप स्टार्ट कर दिया, डेमोक्रेसी को ख़त्म करके। और एक फेमस एक्ट जो 1933 में पास हुआ था, एनेबलिंग एक्ट, जिसका मतलब ये भी होता है कि डिक्टेटरशिप को इस्टेब्लिश करना और डेमोक्रेसी को ख़त्म करना, डिस्ट्रक्ट करना। वो एक्ट जो था उसके अंदर पूरी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो थी वो ख़त्म कर दी गई थी। अब लोगों द्वारा शासन नहीं होता था या लोगों के व्यूज़ को नहीं लिया जा रहा था। अब डिक्टेटरशिप लागू हो रही थी हिटलर के द्वारा। तो ये जो था ये एक बहुत ही डिफरेंट उसका एक रूप देखने को मिला था वहाँ पे, क्योंकि पहले तो वो एक मसीहा की तरह सामने आया था लोगों के, लेकिन जब उसको चांसलरशिप की पोजीशन मिल गई तो वो धीरे धीरे डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ गया। हिटलर की जो नाजिज़्म पार्टी था उसका एक प्रोपोगेंडा था, जैसे कि हिटलर एक यंग एज में मिलिट्री पावर को ज्वाइन किया था उसने, और वहाँ से उसने अपनी मिलिट्री प्रैक्टिस और ट्रेनिंग स्टार्ट की थी। वैसे ही यहाँ पे भी लोगों के बीच में ऐसी बहुत सारी जो प्रोपोगेंडा था नाजिज़्म पार्टी का, एक मतलब मोटिव था, ये था कि जो जो परफेक्ट आर्यंस माने जाते थे, मतलब जर्मन आर्यंस जो माने जाते थे, उन सबको वो जो बच्चे होते थे, यंगस्टर्स जो होते थे, उनको एक यंग एज में ही मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती थी। स्कूलिंग के साथ साथ उनको एक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती थी, जिससे वो थोड़े से स्ट्रांग हो सके और आर्मी वगैरह को ज्वाइन कर सकें। और यहाँ पे जो बेसिकली जो आयंस होते थे उनको बहुत ज़्यादा प्रिविलेज मिलता था, और जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा देखने को मिला। मतलब जो प्योर आयरन्स नहीं होते थे, उन सब जो ब्लैक होते थे उनको इतना ज़्यादा बहुत बहुत प्रिविलेज नहीं मिलता था, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिलती थी सोसाइटी में। तो ये सारा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी देखने को मिल रहा था वहाँ पे। और एक और भी यहाँ पे ट्रूप चलते थे, जैसे गेस्टपो एक सीक्रेट स्टेट पुलिस मानी जाती थी, जो जिनका काम होता था कि जो क्रिमिनल प्रैक्टिसेस थे, टॉर्चर करना, ये सब गेस्टपो नाम की जो पुलिस फोर्सेस थे ये सब करते थे। मतलब कि फोर्सफुली, जैसे कि जो जूस से वैसे भी नफ़रत करते थे, नाजिस का प्रोपेगेंडा ही था कि जूस पीपल से बहुत ज़्यादा नफ़रत थी उनको, उनको नहीं मानते थे, और उनको बिल्कुल एक लो कैटेगरी एक में देखा जाता था। ये जितने भी ज्यूज़ थे, जिप्सीज़ थे और ब्लैक्स थे, इनकी जो लिविंग थी ये बहुत ज़्यादा अनडिज़ायरेबल थी। ये अनडिज़ायरेबल पीपल में क्लासिफाइड होते थे जर्मन एम्पायर के अंदर, और इनको इतना मान सम्मान नहीं मिलता था। जो सुपीरियर आर्यंस थे, रेशियल आर्यंस थे, उन सबको ज़्यादा एक अच्छा प्रिविलेज मिलता था, एक सुपेरियॉरिटी मिलती थी सोसाइटी में। और जितने भी जिप्सी थे, ज्यूस थे और ब्लैक्स थे, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो ये सब था नाजिज़्म का प्रोपेगेंडा, और किस तरह से डेमोक्रेसी को इसने हटाया, जैसे ही उसको चांसलरशिप मिली, ये हमने देखा। इस तरह से हिटलर ने अपने एम्पायर को और अपनी पावर को राइज़ किया। हिटलर जब पावर में आया तो उसने देखा कि अपनी जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी जर्मनी की, उसको उसने सोचा कि अपनी इकोनॉमिक कंडीशन, जर्मन की जो सिचुएशन है इकोनॉमिकली वीक हो गया है, तो उस सिचुएशन को थोड़ा सा सही करने की कोशिश की। और इसने जो रीन लैंड था, एक बहुत रिच लैंड रिसोर्स एरिया जो था, जो कि ऑक्यूपाई कर लिया गया था फ्रांस द्वारा वॉर के अंडर, तो ये सारी जो एरियाज़ थे उसको वापस से री ऑक्यूपाई किया था हिटलर ने अपने टाइम पे। 1936 में हिटलर ने इसको फिर से री ऑक्यूपाई कर दिया था, और ऑस्ट्रिया और जर्मन को इंटीग्रेटेड कर दिया था। और एक स्लोगन भी दिया, वन मैन वन एम्पायर एंड वन लीडर का, मतलब कि एक आदमी एक एम्पायर और एक ही लीडर का। ठीक है, वो चाहता था कि उसी का शासन हो, इसीलिए ये इसने अपने हिसाब से ये स्लोगन दिया था कि पूरे नेशन में उसका शासन हो, एक आदमी हो और उसी का शासन हो पूरे नेशन में।
तो ये था, इस तरह से हिटलर ने अपनी धीरे धीरे अपनी सारी चीज़ें, सारे रिच लैंड, रिच रिसोर्सेज को, जो कि कोल वगैरह जैसे रिच रिसोर्सेज जो थे, जो कि वॉर के दौरान ये हथिया लिए गए थे दूसरी कंट्रीज से, तो वो सारा धीरे धीरे इसने रीऑक्युपाई करने की सोची, ताकि जर्मन एम्पायर की इकोनॉमिक सिचुएशन को भी अच्छा किया जा सके। नाज़िज़्म का जो मदरहुड का जो प्रोपेगेंडा था वो भी बहुत डिफरेंट था। और आपको मैंने बताया कि जूस से और जिप्सीज से, ब्लैक से बहुत ज़्यादा नफ़रत करते थे, उनको बहुत टॉर्चर करते थे। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिला, जैसे डिस्क्रिमिनेशन हम लोग डाइवर्सिटी हमेशा देखते हैं, इंडिया में भी हमने जो हिस्ट्री वगैरह में हमने पढ़ा है डाइवर्सिटी डिस्क्रिमिनेशन, ऐसे ही वहाँ की सोसाइटी में भी इंस्टेब्लिश हुआ था। जैसे कि प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रंस जो होते थे उनको बहुत ज़्यादा मतलब कि पॉपुलर थे, वो उनको अच्छी टीचिंग दी जाती थी। गर्ल्स को ये सिखाया जाता था कि वो घर का काम करें, साफ़ सफाई पे ध्यान दें और जूस पीपल से दूर रहें, ये सिखाया जाता था। जितने भी मदर्स थी, जो वाइट मदर्स थी और प्योर ब्लडेड मदर्स थी, उनके जो बच्चे होते थे उनको मिलिट्री पावर्स में ट्रेनिंग दी जाती थी। और जितने भी अनडिज़ायरेबल ग्रुप के या रेशियल अनडिज़ायरेबल कैटर के जो लोग होते थे, बच्चे होते थे, उनको इतना ज़्यादा प्रिविलेज इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। और हमने ये देखा था, इसका एक और प्रोपेगेंडा देखने को मिलता है, जैसे कि नाज़िज़्म के टाइम पे जो जूस थे उनके साथ किस तरह का ट्रीटमेंट किया जाता था। जूस जो थे उनके साथ बहुत ही अनडिज़ायरेबल ट्रीटमेंट किया जाता था। उनको, उनसे वैसे भी नाज़िस्ट पार्टी के सब लोग नफ़रत करते थे, हिटलर नफ़रत करता था, तो उनको उनकी जो मारा जाता था, किल किया जाता था, उनका मर्डर जो किया जाता था, उसको डायरेक्टली ऑफिशियली एक अलग उनको वर्ड दिया गया था मर्डर का, उनकी किलिंग का। जैसे कि स्पेशल ट्रीटमेंट नाम दिया जाता था, या फाइनल सॉल्यूशन दिया जाता था ज्यूस की हत्या को। ठीक है, तो मतलब ऐसे किलिंग या मर्डर का नाम नहीं दिया जाता था उसको, एक कोड लैंग्वेज, एक ऑफिशियल कोड दिया जाता था, जैसे स्पेशल ट्रीटमेंट करना है इस तरह से, या फाइनल सॉल्यूशन जूस का, या तो फिर डिसइंफेक्शन, इस तरह के। इवैक्यूएशन का मतलब होता है कि लोगों को, जूस लोगों को गैस चैम्बर में बंद कर देना, इस तरह से उनका मर्डर या किलिंग की जाती थी। तो ये सब देखने को मिला जर्मन एम्पायर के टाइम पीरियड में। तो इस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता था, उनको मारा जाता था। तो डियर स्टूडेंट, यही था चैप्टर थर्ड ऑफ नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। इस चैप्टर के 3 पार्ट्स हैं, इनको अच्छे से आप लोग पढ़िए, समझिए, और इसके बाद मैं आपको नोट्स भी अवेलेबल कराऊंगी। और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरे लेक्चर्स के लेटेस्ट अपलोड्स आपको मिल जाएं। और चैप्टर अच्छे से समझिए, अपनी बुक से भी इसको रिवाइज़ करिए, नोट्स मैं आपको अवेलेबल कराऊंगी, तो आपको इजीली ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।